जो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटेंसी में, एंड दिस इज 6th लेसन, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं, मतलब अभी हमने जो लास्ट के जो इसके और बाकी के जो लेसन हैं उसमें हमने जो पार्टनरशिप में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और अभी हम पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, दोनों जगह डिफरेंस है, आप ध्यान से देखिए इस चीज को कि डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म मीन्स कि अब हम फॉर्म का डिसोल्यूशन कर रहे हैं। अब हम किसका डिसोल्यूशन कर रहे हैं? फॉर्म का। तो बेसिकली हमने जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा था दैट टाइम इसके रिगार्डिंग हमने जो पार्टनरशिप का यहाँ पे मतलब क्या है, पार्टनरशिप डीड, राइट, यानी कि ये इसका जो किससे मतलब है, पार्टनरशिप डीड से। जब आपका जो रनिंग बिजनेस है उसमें आप कोई चेंजेस ला रहे हैं और आप बिजनेस को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो हमको जो भी चेंजेस हैं उनसे पहले की जो पार्टनरशिप डीड है उसको खत्म करना होगा और नए एडजस्टमेंट के साथ हम नई पार्टनरशिप डीड को फॉर्म करते हैं, राइट। तो वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ऐसे कौन कौन से केसेस थे, लाइक जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हमको ओल्ड पार्टनरशिप डीड को एंड करना पड़ा और नई पार्टनरशिप डीड को एडजस्टेंस में लाना पड़ा। सेम एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, राइट। ये तीन ऐसे जो टॉपिक हमने पढ़े ऑलरेडी। इस तरह के जो चेंजेस होते हैं तो हमें अपनी जो ओल्ड हमारी जो पार्टनरशिप डीड रनिंग है उसको हमें एंड करना होता है और नई पार्टनरशिप डीड को हमें बनाना होता है और उसके अकॉर्डिंगली फिर हमारा बिजनेस रन करता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बट यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यहाँ फॉर्म का एंड हो रहा है, राइट। तो फॉर्म का जो एंड हो रहा है वो कैसे कैसे हो सकता है, कब, मतलब क्या क्या रीजन है, लाइक जैसे फर्स्ट है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है, पार्टनर्स ने आपस में म्यूचुअली एग्री किया कि हम अपनी फर्म को डिसॉल्व करते हैं और उन्होंने फर्म को डिसॉल्व कर दिया, राइट। तो ये हुआ म्यूचुअल एग्रीमेंट। फिर है कंपलसरी डिसॉल्यूशन। कंपलसरी डिसॉल्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ पर इसका मतलब है कि जैसे कि ए और बी दो पार्टनर हैं, राइट। अब ए बी है जो वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, राइट। अब बच गया कौन, ए। अब क्या ये पार्टनरशिप बिजनेस, ये मतलब पार्टनरशिप बिजनेस हम इसको मानेंगे? यदि मान लो बी इंसॉल्वेंट हो गया और ए बिजनेस को चलाना चाहता है, तो ये क्या ये पार्टनरशिप बिजनेस माना जाएगा? ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस की मिनिमम रिक्वायरमेंट मिनिमम 2 पर्सन होना जरूरी है। तो यदि दो में से एक इंस्टॉलमेंट हो गया तो वो तो सिंगल बच गया, यानी कि वो तो पार्टनरशिप के टर्म्स को ही कंप्लीट नहीं कर रहा, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। या फिर ऐसा समझो कि मान लो 3 पार्टनर है ए बी सी, ठीक है, और इस कंडीशन में मान लो 2 पार्टनर डिसॉल्व वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, तो बच गया एक। यानी यदि एक बच जाता है और बाकी के सारे इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तब भी जो है कंपलसरी जो पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, जो हमारी सेकंड कंडीशन आपकी शो कर रही है। फिर है हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अब मान लो आपने किसी पर्पस से कोई बिजनेस को रन कर रहे हैं, अपनी पार्टनरशिप फर्म को आप रन कर रहे हैं, आपने आपका जैसे ही वो मोटिव, वो पर्पस आपका खत्म हो गया, आपके बिजनेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फर्म आपकी डिसॉल्व हो जाएगी, राइट। यानी कोई वो इवेंट है उसकी वजह से आपका फर्म डिसॉल्व हो गई। फिर है बाय नोटिस। यदि आपके जैसे मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है, सी नोटिस देकर भी इस फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। कोई भी पार्टनर बाय रिटर्न नोटिस अपने फर्म को डिसॉल्व कर सकता है, राइट। तो ये वो रीजन है, 4 रीजन जहां पर कोर्ट का कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अब कोर्ट का इंटरफेरेंस कहां से, किस चीज में आएगा, लीगली। यदि मान लो फर्म का जो मोटिव है वो लीगल होना चाहिए। यदि मान लो फर्म का जो मोटिव है वो अनलॉफुल है, इलीगल है, तो जाहिर सी बात है कोर्ट इसको मतलब इस फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे सकती है। इसके अलावा मान लो अनसाउंड पार्टनर अनसाउंड हो जाता है और या फिर मतलब बैंकरप्ट हो जाता है, जिसके लिए उसने कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया, तब भी जो कोर्ट है इस पे स्टे लगा सकती है और इसको डिसॉल्व कर सकती है।
तो ये सर्टेन रीजन है जिससे कि पार्टनरशिप फर्म का यहाँ पर क्या हो रहा है, डिसॉल्यूशन पार्टनरशिप फर्म का। तो जाहिर सी बात है कि जब हम पार्टनरशिप डीड मतलब पार्टनरशिप का हम जब डिसॉल्यूशन कर रहे थे तो थोड़े से हमारे अकाउंट सेपरेट थे, लेकिन यहाँ पर हम जब फर्म का ही डिसॉल्यूशन कर रहे हैं तो इसके अकाउंट थोड़े से सेपरेट हो गए। लाइक जैसे फर्स्ट हम इसमें अकाउंट रेडी करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, दिस इज नॉमिनल अकाउंट, दिस इज नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पर ये जो अकाउंट है इसको खोलने का एक पर्पस होता है कि अब हमारी फर्म हो रही है डिसॉल्व, राइट, फर्म खत्म हो रही है हमारी, तो हमको अपनी असेट्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लिक्विडिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? ताकि हम जो आउटसाइडर लायबिलिटीज है उनको हम फर्स्ट प्रायोरिटी पर पे कर सके। हम मतलब एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, आउटसाइडर को लायबिलिटी, आउटसाइडर की लायबिलिटी को पे करना, राइट। तो यहाँ पर जो रियलाइजेशन अकाउंट है इस पर्पस से खोला जाता है कि जितनी भी असेट्स है उसको इसमें ट्रांसफर किया जाए, जितनी भी लायबिलिटीज है उसको इसमें ट्रांसफर किया जाए, और थ्रू इसके कैश भी रिकवर किया जाए असेट्स का, और लिक्विडिटी के अकॉर्डिंगली पेमेंट किया जाए सारी लायबिलिटीज का। ठीक, इसके कुछ रूल्स है वो अपन आगे पढ़ेंगे। सेकंड नंबर पे हमने मतलब फर्म ने भी कोई पार्टनर का लोन ले रखा है तो उसको हम सेकंड स्टेप पर पे करते हैं। थर्ड स्टेप पर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का हिसाब करेंगे, यानी कि जो उनका कैपिटल में बैलेंसेस है जो उनको देना है उसका मतलब उसको कैलकुलेट किया जाएगा। देन आफ्टर लास्ट में कैश अकाउंट बनाया जाएगा जिसका आपका जो बैलेंस है वो क्या आएगा, नील आएगा, क्योंकि आपको कैश बचेगा नहीं। तो जो भी पे करने के बाद जो भी लास्ट में बचेगा वो क्या किसका होगा, वो पार्टनर्स का होगा जो इसके कैपिटल अकाउंट से मैच कर जाएगा। कहने का मतलब ये कि जो कैश अकाउंट है इसका कोई बैलेंस नहीं आएगा, इसका टोटल क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो हम ये 4 अकाउंट प्रिपेयर करते हैं एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पॉज करें, सारे जो भी टॉपिक्स हैं इसको रिकॉर्ड करें, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं रिलेशन अकाउंट के ऊपर। ओके, तो नेक्स्ट है डिसॉल्यूशन प्रोसेस, कि हम 11 स्टेप्स हैं ये जिनको हमें फॉलो करके डिसॉल्यूशन के जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करना है। तो लाइक फर्स्ट है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम जो उसका रियलाइजेशन अकाउंट है उसका जो फॉर्मेट है अभी आपको बताऊंगी मैं, उसमें किस तरह से अपन को ऐड करना है। मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, जो रियलाइजेशन अकाउंट है ये दिस इज द मीडिएटर है ना, ये मीडिएटर है, इसके थ्रू हम अपने असेट्स को लिक्विडिटी में कन्वर्ट करेंगे एंड देन हम लायबिलिटीज को पे करेंगे। तो क्या प्रोसीजर है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर ऑल रियलाइजेबल असेट्स टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि हमारी जो बैलेंस शीट में जितनी भी वो असेट्स है जिन्हें सेल किया जा सकता है, जिनके अगेंस्ट जो कैश है वो हमको मिल सकता है, उन सबको हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, राइट। तो वो कहाँ होगा, डेबिट साइड में, और ये किस वैल्यू पर होगा, इनकी बुक वैल्यू पर ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। ऐसे ही ट्रांसफर ऑल आउटसाइडर लायबिलिटीज टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में सारी लायबिलिटीज को वो भी किस पर, बुक वैल्यू पर हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, देन आफ्टर रियलाइज ऑल असेट्स टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि अब हम जो भी थर्ड स्टेप पर हमारी जितनी असेट्स से जैसे जैसे रिकवरी होगी उसको हम कहाँ मेंशन करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, देन आफ्टर रिकॉर्ड असेट्स टेकन बाय पार्टनर, यदि मान लो रियलाइजेशन अकाउंट में यदि कोई पार्टनर है एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन, कोई असेट्स को वो लेना चाहता है, तो जो भी एग्रीड वैल्यू है उस पर हम उसके मतलब उसके जो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम वो उस असेट्स को उसके अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। फिफ्थ है सेटलमेंट ऑल लायबिलिटीज टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, यानी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जैसे जैसे हम लायबिलिटीज को पे करेंगे, सेटल करेंगे, तो हम उसको पेंशन कर देंगे। देन आफ्टर यदि कोई पार्टनर मान लो किसी लायबिलिटी को लेता है तो एग्रीड वैल्यू पर हम उसको मतलब डेबिट साइड में उस लायबिलिटीज को शो कर देंगे। ऐसे ही जो भी एक्सपेंसेस होता है उसका हम सेटलमेंट करेंगे। फिर ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट पूरा बन गया, सारे एंट्रीज मेंशन हो जाएंगी। देन आफ्टर हम फाइंड आउट करेंगे कि प्रॉफिट
है या लॉस है तो उसको फिर ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देन आफ्टर जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ गया तो इसके बाद जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, रिजर्व है और लॉसेज है, इट विल बी ट्रांसफर इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, अब हम देखेंगे कि किसी पार्टनर का कोई लोन तो नहीं है जो फर्म को पे करना है। पार्टनर्स उसको हम उसका सेटलमेंट करेंगे पार्टनर के लोन का, और सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है उसको हम सेटल करेंगे। तो ये 11 स्टेप्स को लेकर हम इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। यानी फर्स्ट स्टेप है हमारा असेट्स को लिक्विडिटी में कन्वर्ट करना, ठीक है, यानी कि रियलाइजेशन ऑफ असेट्स। ठीक, अब असेट्स के रियलाइजेशन के रिगार्डिंग 3 बातें हो सकती हैं। क्या? आइदर दिस इज सोल्ड अगेंस्ट कैश, या तो हम इसको कैश के अगेंस्ट सेल कर दें, या फिर किसी असेट्स को कोई पार्टनर ले ले। बेबी ये भी हो सकता है कि कोई लायबिलिटी है उसको हम कैश में पे ना करके उसके कैश की जगह पर हम उस असेट्स के साथ उसको सेटल कर दें। यानी कि मान लो सपोज करो कि मेरे पास 20,000 का टाइपराइटर है, राइट, और कोई क्रेडिटर है मुझे पेमेंट करना है। सपोज करो मुझे उसे 18,000 पेमेंट करना है, तो मैंने उसको उठाकर अपना 20,000 का टाइपराइटर दे दिया, राइट। तो यदि कोई लायबिलिटीज के अगेंस्ट कोई असेट्स एडजस्ट होती है तो कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। समझ गए? तो फर्स्ट हम देखते हैं थ्रू कैश और बैंक। तो क्या एंट्री होगी? यदि किसी असेट्स को कैश या बैंक के थ्रू हम सेल करते हैं, देन बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेम यदि मान लो कोई पार्टनर लेता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट और मे बी ट्रांसफर विद करंट अकाउंट, दैट पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और इस कंडीशन में कोई एंट्री पास नहीं होगी। ठीक, तो ये तो है हमारे असेट्स का रियलाइजेशन। समझ गए? तीन ही इसके साथ ट्रांजेक्शन होंगे, या तो कैश के अगेंस्ट, या फिर कोई पार्टनर के कैपिटल के अगेंस्ट, अदरवाइज किसी लायबिलिटीज के अगेंस्ट। ठीक, ऐसे ही सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज की बात करें हम, तो लायबिलिटीज का जो सेटलमेंट होगा, या तो हम किसी लायबिलिटी को कैश में पे करेंगे, या फिर किसी लायबिलिटीज को कोई पार्टनर उसको ले लेगा, या फिर उसको किसी असेट्स के अगेंस्ट हम एडजस्ट करेंगे। तो आप देखिए, यदि कैश में हम पे करते हैं देन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ओके। और यदि कोई पार्टनर उस लायबिलिटी को लेता है देन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है। और यदि किसी असेट्स के अगेंस्ट मान लो ये सेटल हो रही है, देन नो एंट्री रिक्वायर्ड, यानी कोई भी एंट्री हमें रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो मेन स्टेप होगा एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, हम अपनी असेट्स को लिक्विडिटी में कन्वर्ट करेंगे और हम आउटसाइड द लायबिलिटीज को पे करेंगे। तो ये हमारा स्टेप हो गया। इसके बाद हमारा क्या आता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, उससे पहले हमको जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं उससे रिगार्डिंग समझना होगा, राइट। तो पहले आप इसको पॉज करके आप सारे इस डिटेल को आप नोट करें, देन आफ्टर हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। ओके, देन जो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वो है एडजस्टमेंट अबाउट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ओके, देन हमको इसके लिए समझना होगा जो ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है इसके रिगार्डिंग 2 बातें हो सकती हैं। लाइक एक तो है जैसे फर्म और एक है पार्टनर। तो जो ये एक्सपेंसेस है ये हो सकता है कि पार्टनर जाकि जो ये एक्सपेंसेस है ये फर्म बियर करे, राइट, या ये भी हो सकता है कि इस खर्चे को पार्टनर बियर करे। तो डिपेंड ये करता है कि कौन तो इसको बोन कर रहा है, कौन इसको पेड कर रहा है। तो उसके रिगार्डिंग ये 6 कंडीशंस हैं जिनको मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कि जैसे एक कंडीशन है, अब देखो अल्टीमेट यदि जो बोन करेगा ना खर्चा ये उसी का माना जाएगा। तो जैसे फर्स्ट कंडीशन है बोन एंड पेड बाय फर्म, यानी जो एक्सपेंसेस है रियलाइजेशन का उसको फर्म अपना ही खर्चा उसको कंसीडर कर रही है। तो अपना ही एक्सपेंसेस कंसीडर कर रही है। तो अब जो भी जो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है, ये जो अकाउंट है यही हमको बता रहा है कि इसी अकाउंट के थ्रू
हम अपनी सारी असेट्स को जो है कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं और अपने पेमेंट्स कर रहे हैं, यानी कि यही हमारा एक सोर्स है जहाँ पे हमारा सारा प्रॉफिट और लॉस जो भी है सारा यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्सपेंसेस भी कहाँ से रिकवर होंगे, यदि फर्म अपना एक्सपेंसेस मानते तो कहाँ से कवर होगा, ऑब्वियस सी बात है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट से। तो यदि मान लो फर्म ही इसको इस खर्चे को बोर्न कर रही है, पे भी कर रही है, तो क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। समझ में आ गई बात, यानी ये खर्चा कहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट से, राइट। और सेकेंड कंडीशन है कि पेड बाय द फर्म, यानी कि फर्म पे कर रही है ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनर। इन दिस कंडीशन ये जो खर्चा है ये किसका माना जाएगा, पार्टनर का, ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, यानी बोर्न बाय पार्टनर बट पेड बाय फर्म। कंडीशन ये हुई। तो यदि मान लो पार्टनर यदि फर्म पे कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, तो ये पैसा कौन देगा, अल्टीमेट देगा पैसा कौन, पार्टनर के ही अकाउंट से कम होगा ये पैसा, यानी फर्म के अकाउंट से कम नहीं होगा। ये कहाँ से कम होगा, पार्टनर के अकाउंट से। तो अपन क्या एंट्री करेंगे, पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। इसके बाद थर्ड कंडीशन है बोर्न बाय द फर्म, यानी कि बोर्न कौन कर रहा है, फर्म, बट पेड कौन कर रहा है, पार्टनर। मतलब एक्सपेंसेस किसका है, फर्म का, और पे कौन कर रहा है, पार्टनर। तो फर्म को ये पैसा पार्टनर को देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है देना पड़ेगा। तो जो भी फर्म का जो खर्चा है वो कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उतना अमाउंट जितना उसने अपनी पॉकेट से खर्च कर दिया उसके अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक। फिर हम फोर्थ कंडीशन पे आते हैं, if firm agreed to pay a fixed amount to a partner towards realization expenses, यानी कि यहाँ फर्म एग्री कर रही है कि आप यदि रियलाइजेशन का खर्चा कर रहे हो, यानी किसी भी पार्टनर को असाइन कर दिया मान लो ये काम कि भाई आप इस रियलाइजेशन के काम को आप कर दें और फर्म के अकाउंट से इतना अमाउंट आपको एज अ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपको पे कर दिया जाएगा, ओके। तो यहाँ पर यदि मान लो फर्म इस चीज को एग्री कर रही है तो भी फर्म अपने अकाउंट से पैसा दे रही है, तो क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितना अमाउंट इन्होंने क्या करा है, एग्री किया है, ओके। तो ये फोर्थ कंडीशन हो जाएगी। एंड फिफ्थ कंडीशन क्या है, बोर्न बाय वन पार्टनर एंड पेड बाय अनदर पार्टनर। तो जो बोर्न करने वाला है मतलब खर्चा ही उसी का ही आएगा, ठीक है, खर्चा, और उसके बिहाफ पर किसी और ने पैसा दे दिया, तो जाहिर सी बात है कि जो किसी और ने दिया उसको पैसा देना पड़ेगा, देगा कौन, वही देगा लास्ट में जो जिसको ये खर्चा बोर्न करना था। क्या एंट्री हो जाएगी, बियरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पेइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो बियरिंग पार्टनर है वो किसको दे रहा है पैसा, पेइंग वाले पार्टनर को दे रहा है, खर्चा उसका नहीं है, खर्चा किसका है, इसका है, ठीक। तो ये हो गया आपकी फिफ्थ कंडीशन। एंड लास्ट कंडीशन ये है कि यदि कोई पार्टनर खुद ही पे करना अपनी पॉकेट से ही, मतलब पॉकेट से ही उस रियलाइजेशन खर्चे को पे करना चाह रहा है, बोर्न भी करना चाह रहा है, तो उसका फिर अकाउंट में कोई इसका लेना देना नहीं है, यानी अकाउंट पर इस ट्रांजैक्शन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। तो आई होप आपको ये 6 ट्रांजैक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। इसके रिगार्डिंग अपन जैसे भी मतलब क्वेश्चन में आता है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमको डिसाइड करना होगा कि कौन सा केस है। आपको ये देखना है फॉर लास्ट मतलब फिर भी इस चीज जो पूरे इसका जीस्ट वो क्या है कि हमको ये देखना है कि बोर्न कौन कर रहा है और पे किसको करना है, खर्चा किसका मानेंगे, जो बोर्न कर रहा है। यदि फर्म बोर्न कर रही है तो खर्चा किसका होगा, फर्म का। अब वो चाहे फर्म खुद कैश में पे कर रही है या चाहे किसी के थ्रू दे रही है। यदि फर्म खुद कैश में पे कर रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश, ठीक है। और यदि किसी पार्टनर को दे रही है पैसा खर्च करने के लिए तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। समझ में आ गई बात, तो ये अपन को देखना होगा। और यदि पार्टनर अपने कैपिटल से खर्च कर रहा है तो उसके कैपिटल अकाउंट में से माइनस होगा, लेकिन यदि मान लो फर्म उसको पैसा दे रही है ऐसा खर्च करने के लिए तो उसके अकाउंट में मेंशन होगा। यानी दिस इज टोटली डिपेंड ऑन सिचुएशन कि आप किस केस के अकॉर्डिंगली फिर ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड करेंगे, ठीक।